नमस्कार मित्रों, दिव्यांश एकेडमी के इस YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। गणित की क्लास में आज हम लोग एक बड़ा महत्वपूर्ण सा टॉपिक सीखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है गुणनखंडों की संख्या और इसी के साथ हम लोग गुणनखंडों का योगफल भी सीखेंगे। चाहे आपका यूपी टेट हो गया, चाहे सी टेट हो गया और चाहे आपका सुपर टेट हो गया, एक सवाल आपकी परीक्षाओं में इससे पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं क्या है ये गुणनखंड। तो देखो, सबसे पहले तो गुणनखंड के बारे में समझ लेते हैं। इसको और नामों से जाना जाता है, इसको अपवर्तक भी कह सकते हो आप, या विभाजक। तो अपवर्तक बोले या विभाजक बोले या गुणनखंड बोले, दोनों का मतलब, तीनों का मतलब सेम होता है। और ये होता क्या है, जैसे हमने लिखा 12, तो 12 का जो भी हमारा अपवर्तक होगा, 12 का जो भी गुणनखंड होगा, बारह का जो गुणनखंड होगा वो इस प्रकार दिया जाएगा। 12 को विभाजित करने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, 12 को विभाजित करने वाली संख्याओं को ही हम 12 का गुणनखंड कहते हैं। अर्थात अब देखो जरा, 12 को कौन कौन काट रहा है, तो 1 काट रहा है, 2 और 3 विभाजित कर रहा है, 4 विभाजित कर रहा है, 6 विभाजित कर रहा है और स्वयं 12 विभाजित करेगा। सो यही को बोलते हैं 12 का फैक्टर्स। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि इनकी संख्या, देख रहे हैं इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो इनकी कुल संख्या कितनी है भाई, 6। ठीक, तो ये इनकी संख्या 6 है। तो इस टॉपिक में हम यही सीखेंगे कि ये 6 और किस तरीके से निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकली सोचो, अगर मान लो 12 की जगह पे कोई ऐसी संख्या होती जिनका हमें पता ही नहीं होता कि ये कटेगा किससे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया रैंडमली 420, ठीक है, 420 का गुणनखंड बताओ। तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहाड़ा 20 तक पता होता है। तो जो संख्याएं 20 तक की संख्याओं से कट जाती हैं उनके बारे में तो हम अपना अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन जो संख्याएं 20 के बाद कटती हैं तो हो सकता है हम ना निकाल पाए नंबर्स ना। जैसे इस संख्या का हो सकता है ये 35 से कटे और हमारी सोच जाए ही ना कि ये 35 से कटेगी कि नहीं कटेगा। तो ये जो हमारी कमी हो जा रही है या हम इसको निकाल नहीं पा रहे हैं बड़ी संख्याओं को इस तरीके से, तो इसके लिए हम लोग एक रूल सीखेंगे कि भाई कैसे कोई भी संख्या रहे आसानी से उसके गुणनखंडों की संख्या हम ज्ञात कर सकें। तो आइए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसके गुणनखंडों की संख्या को निकालने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगा। आज के पार्ट में हम गुणनखंडों की संख्या सीखेंगे, कल हम सीखेंगे गुणनखंडों का योगफल। तो आपके जितने भी मैं अभी क्लासेस ले रहा हूँ YouTube पे आपका, वो ऐसे टॉपिक्स ले रहा हूँ जो फिक्स हैं हर साल आपकी परीक्षाओं को। अगर सामने आपका सीटेट का एग्जाम है तो प्रतिवर्ष सीटेट में ये प्रश्न पूछा जाता है। हर साल आपको एक सवाल पूछी जाएगी इससे। तो अब ये जितने भी, अब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई टॉपिक वाइज एक आपका पूरा सारा चीज कराया जाए, वो धीरे धीरे हम लोग करेंगे। अभी हम रैंडम टॉपिक जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और जो आप सीख लो और आसानी से उसे डिलीवर कर सको एग्जाम में, हम उस टॉपिक्स के लेकर आए हुए हैं। तो उसी के अंतर्गत ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण सा टॉपिक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा 36 के गुणनखंड, 36 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ओके, तो क्या करेंगे आप, क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, आइए देखा जाए। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप 36 का
जैसे आप एलसीएम निकालते हो, ये एलसीएम निकालने का एक प्रक्रिया होती है, ठीक, वही प्रक्रिया अपनाएंगे आप। तो यहाँ पे आप करेंगे 2 से भाग किया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, हमको अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना होगा। तो यहाँ आ जाएगा 18, ठीक, फिर 2 से किया 9 बार, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से किया 1, ठीक। अब जब आप इसका फैक्टर कर लेते हो तो अब हम जितने भी अभाज्य संख्याएं जो भी है उनको उनके पावर के रूप में लिख लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। तो इसका कैनोनिकल फॉर्म हो जाएगा ये हो जाएगा 2 कितनी बार मिला सर, 2 की घात 2 बार मिला तो 2 की घात 2 लगा दिया, गुणा 3 कितनी बार मिला, 3 भी 2 बार मिला, ठीक। जब आप इतनी प्रक्रियाएं कर लो, जब आप इतनी बातें कर लिया करें तो इसके बाद आप क्या किया करो, मेरी बात अब कॉन्शियसली देखोगे आप। इस प्रक्रिया को करने के उपरांत आप अपनी ये बेस को कट कर दिया करो। बेस से कोई मतलब नहीं, आधार से कोई मतलब नहीं, घातों में सुनिएगा, जो यहाँ पावर लिखा है घातों में आप 1 जोड़ दिया करो, घातों में आप 1 जोड़ दिया करें। यहाँ पर भी घात है 2, इसमें भी 1 जोड़ें, और जोड़ने के बाद चलो जोड़ लेते हैं, तो 2 और 1 और जुड़ गया, तो 2 और 1 3, तो यहाँ हमने लिख लिया 3, और यहाँ भी 2 और 1 3, और इन्हीं घातों का 1 जोड़ने के बाद आपस में गुणा कर लेंगे। तो जो प्राप्त होगी संख्या वो हमारी कहलाएगी, ये जो संख्या 9 प्राप्त हुई ये हमारी कहलाती है गुणनखंडों की संख्या। अर्थात 36 के कुल कितने गुणनखंड प्राप्त होंगे, तो 36 के 9 गुणनखंड प्राप्त होंगे। 36 के कुल कितने गुणनखंड प्राप्त होंगे सर, 9 गुणनखंड। और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, यही आपके जो ये आपका प्रश्न दिया गया उसका आंसर हो जाएगा। अच्छे से कंसेप्ट सबको समझ आ गया होगा, ठीक। मैं यहाँ 36 के गुणनखंड लिख भी देता हूँ ताकि आपका जो व्यूज है या जो चीजें दिमाग में बनती हैं यार एक्चुअल में होगा क्या, है ना, सो मैं उन चीजों को भी यहाँ लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में बने वो दूर हो जाए। सो मैंने 36 के गुणनखंड यहाँ लिख लिया। तो देखो 36 किससे कटेगा भाई, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा और 36 से। तो अगर आप इनकी संख्या गिनो तो देखो 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा एक बीच में छूट गया 18, एक यहाँ बीच में छूट गया 18, ठीक। तो कुल यहाँ 9 संख्याओं से कट रहा है, तो इसलिए ये 9 संख्याओं से कट रहा है, इसलिए ये यही तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 9। सबको समझ आया, अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे की कंडीशन देखेंगे। इसमें और एक चीज पूछा जाता है, सम गुणनखंड विषम गुणनखंड या सम विभाजक विषम विभाजक। तो चलो इसको हम लोग मिटाते हैं और एक और सवाल करते हैं, और जिसमें हम लोग सम विभाजक और विषम विभाजकों को भी देखेंगे। चलिए देखो, प्रश्न है 240 के गुणन खंडों की संख्या ज्ञात करें, ठीक। अब गुणनखंडों की संख्या में साथ ही साथ हम लोग एक और चीज सीखेंगे। 2 चीज आपसे यहाँ पूछेगा, सम गुणनखंड भी पूछा जा सकता है आपसे और विषम गुणनखंड। कभी कभी गुणनखंड को नाम दे देता है विभाजक। पिछले वर्ष विभाजक आया था, अगर प्रश्न याद हो, जो लोग पिछले वर्ष पेपर दिए थे संभवतः यूपीटीईटी में, तो वहां प्रश्न पूछा गया था 100 के सम विभाजकों की संख्या बताइए, ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं और ये भी पूछा जाता है। तो हम लोग इसको
बाद में देखेंगे, पहले हम निकालते हैं कुल गुणनखंड, मतलब कुल कितने कटेंगे फिर सम विषम का निकाल लेंगे। तो प्रक्रिया क्या होगी, 240 का जैसे आप जो प्रक्रिया जैसे आप एलसीएम निकालते हो वही काम कर लेंगे। तो 240 120, फिर 2 से किया 60, फिर 2 से किया 30, फिर 2 से किया 15, फिर 3 से जाएगा 3 पशे 15, फिर 5 एकन्नम 5। तो सर 2 कितनी बार मिला, तो आप कहोगे 1 2 3 4, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 का पावर 4। अच्छा 3 कितनी बार मिला, तो भैया एक बार सिर्फ मिला हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर एक बार मिला है, जितनी बार मिले पावर के फॉर्म में लिख लोगे। ऐसे ही 5 कितनी बार मिला है, तो आप देख रहे हो एक बार मिला है, मतलब 5 की भी पावर क्या हो जाएगा 1। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे आप, वही बेस को कट करो, बेस से कोई मतलब नहीं। पावर में घातों में कितना जोड़ देंगे आप, 1 जोड़ देंगे, सारी घातों में 1 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ते हैं इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, है ना। अभी हम लोग सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सवाल आ जाए, हम सवालों को हल कर लें, ठीक। तो 4 और 1 5 गुणे 1 और 1, ये बेस से कोई मतलब नहीं, 1 और 1 2 गुणे 1 और 1 2। तो अगर मैं इसको हल करूं 5 गुना 10 गुना 20, तो इसके कुल गुणनखंड कितने आ जाएंगे भाई 20। इतना सबको समझ आया होगा। पिछला ही सवाल में प्रश्न संख्या बदल दी गई, बाकी तो सारा काम वही किया है हम लोगों ने जो पिछले में किया था। अब यहाँ हम सीखने वाले हैं कि इसके सम गुणनखंड कितने प्राप्त होंगे और विषम गुणनखंड कितने प्राप्त होंगे। तो देखो इसके लिए करेंगे क्या, देखो सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, इसको सीखने के लिए मेरे को एक बात आप जरा बताना, जो लोग इस वीडियो को देखें, तो यद्यपि मैं बाद में चर्चा करने वाला हूं, बट वीडियो को रोक के ईमानदारी से आप कमेंट्स करोगे कि नहीं इसका क्या उत्तर आ सकता है सर, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा, सीटेट के लिए भी 2 तरीके के प्रश्न आते हैं, सीटेट में आता है ऐसा प्रश्न, एक होता है मुक्त अंत वाले प्रश्न। थोड़ा सा शिक्षण की भी बात कर लें। अब देखो शिक्षण जो होता है ऐसा नहीं है कि वो अलग से कोई टॉपिक होता है भाई। जब हम कोई भी चैप्टर बच्चा को पढ़ाते हैं तो उस चैप्टर में कुछ ऐसी विशेष चीजें होती हैं जिसके माध्यम से वो टॉपिक वो चैप्टर बच्चा अच्छे से समझ पाता है, और शिक्षक का कार्य ही यही होता है। तो ऐसे ये दिमाग में मत लगा के सोचा करो कि सर हम लोगों को अलग से एक चैप्टर पढ़ाइए शिक्षण का, नहीं। जो टॉपिक्स हैं वो अलग हैं, लेकिन जितने भी हमारे जो हम पढ़ाते, भाई गणित पढ़ाना है ना बच्चा लोगों को, यही पढ़ाना है। अब इसमें जो कुछ भी शिक्षण का या एक अच्छे शिक्षक का, या ये कह सकते हो कि भाई कुछ बच्चे होंगे इसको इस तरीके से समझ लेंगे, कुछ को ऐसे तरीके से समझ नहीं आएगा तो उनको कोई और मेथड हम लोगों को, तो यही होता है एक शिक्षक का काम, और यही हमारा शिक्षण करने का तरीका भी होना चाहिए। सो पेडागोजी गणित कैलकुलेशन से अलग नहीं है, वह सब एक साथ है, और हमें ये चीज सीखना चाहिए। हम कोई भी टॉपिक पढ़ें या पढ़ाएं तो वहाँ सोचा करें कि इसमें हम और अच्छा क्या कर सकते हैं कि जो भी पढ़ रहा है, जो भी हमसे सीख रहा है, उसको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो 2 तरीके के प्रश्न आते हैं हमारी सवालों में, एक होता है मुक्त अंत वाले प्रश्न और एक होता है हमारा बंद अंत वाले प्रश्न। ओके, तो यहां देखो मैंने ये लिखा सम संख्या, पहले तो मुक्त और बंद अंत का मतलब समझ लो, फिर आते हैं हम लोग अपने जो मेरे को बताना। मैंने यहाँ ये लिखा 2 प्लस, एक तो बॉक्स लगाया, इज इक्वल टू 8। ओके, ऐसा सवाल आप बच्चों की किताब देखोगे तो ऐसा प्रश्न मिलता है, 2 प्लस बॉक्स लगा रहेगा इज इक्वल टू 8।
अब बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रहता है और या फिलअप करने के लिए दिया जाता है, तो बच्चा इस सवाल का उत्तर बहुत जल्दी से दे देता है। ठीक है, इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा 6। ठीक, ऐसे प्रश्न आसान होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों से बालक का सोच का विकास होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाता जैसा इसके बाद वाले प्रश्न से होगा। बच्चे की सोच का विकास इस प्रश्न में, आप खुद बताना, इस प्रश्न से बालक में ज्यादा एनालिटिक अप्रोच डेवलप होगा या इसमें डेवलप होगा? बहुत लॉजिकली सोचना। इस प्रश्न से, ये प्रश्न देने पर, प्रश्न ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2, बताना पहले नंबर के प्रश्न से बालक में एनालिटिक अप्रोच अच्छे से डेवलप होगा, उसके अंदर गणित सीखने की जो, या गणित सीखने का विकास जो होता है, या जिसे हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स, ये चीजें पहले वाले सवाल से अच्छे से कर पाएगा या दूसरे वाले से? ठीक, 1 और 2। अगर आप 1 को करते हो तो 1 कमेंट्स कर देना, और 2 करते हैं तो 2 को। मैं बताने वाला हूँ, देखो इसका एक उत्तर मिलेगा 6, इसका एक उत्तर मिलेगा। ठीक, तो अब सुनना मेरी बात को, जिसके एक उत्तर प्राप्त हो, जिस सवाल के एक या लिमिटेड उत्तर प्राप्त हो, जिस सवाल के एक उत्तर प्राप्त हो, फिक्स उत्तर हो, या अपेक्षाकृत बाकी सवालों से, बाकी जो सवाल हैं उसकी अपेक्षा इसके आंसर एक प्राप्त हो, उससे कम प्राप्त हो, तो ऐसे को बोला जाता है बंद अंत वाले प्रश्न। ठीक है, इसको समझना, जिसमें फिक्स होता है कि भैया ये उत्तर आ सकता है, और बच्चा चाहे, बालक अगर ABCD नाम दे दूं 4 बच्चों को, तो चाहे A से भी पूछोगे वो भी 6 बताएगा, B से भी पूछोगे वो भी 6, C से भी पूछोगे। तो यहाँ पर बच्चा यद्यपि गणित का घटाव सीखेगा, बट वो घटाव ही सीखेगा। अब इसमें देखो क्या उत्तर मिल सकता है। ऐसे प्रश्नों को हम बोलते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न, जिसमें कि उत्तर, जो हमारे उत्तर हों उसमें बहुत ढेर सारे हमें उत्तर प्राप्त हों। बहुत व्यवहारिक परिभाषा बता रहे हैं। ठीक है, व्यवहारिक परिभाषा गणित के, जिसमें ढेर सारे आपको उत्तर प्राप्त हो। जैसे अब इसका सवाल का उत्तर आपसे पूछा जाए, तो कोई बच्चा यहाँ 2 6 बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, सर यहाँ 1 लगा दो, यहाँ पर 7 लगा दो, फिर भी 8 आएगा। कोई कहेगा नहीं सर यहाँ 3 लगाओ, यहाँ 5 लगाओ, तो 8 उत्तर आएगा। कोई कहेगा सर नहीं यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 लगाओ। सो इसकी अपेक्षा इसके ज्यादा उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, तो ये वाला उत्तर जो होता है इसको बोलते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, ये हमारा बंद अंत वाला प्रश्न है, ये हमारा मुक्त अंत वाला प्रश्न। आई थिंक ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब आते हैं अपनी संकल्पना पर। एक और सवाल, ये तो एक सवाल आपसे पूछा, कमेंट्स करके, वीडियो को रोक के कमेंट्स करके उत्तर दे दिए होंगे आप, मैं आशा करता हूँ। एक और चीज सुनो, अगर मैंने ऐसे लिखा, ये भी मैं आपसे पूछूंगा, कौन सा बंद अंत वाला प्रश्न है, कौन सा खुले अंत वाला प्रश्न है। या आप ये कह सकते हो कि मैं सम विषम के रिस्पेक्ट में पूछूंगा। ओके, 2 नंबर्स हैं जिनका हमने गुणा किया और गुणा करने पे सम संख्या प्राप्त हुई, और नीचे भी 2 नंबर्स हैं जिनका हमने गुणा किया और विषम संख्या प्राप्त हुई। अब आप बताइएगा इसमें कितनी पॉसिबिलिटी, ये दोनों नंबर्स जो होंगे ना, ये या तो दोनों सम होंगे, विषम, मतलब आपको बस यही बताना है, सम विषम के रिस्पेक्ट में बात बताना है। अब आप लॉजिकली सोचो कि 2 संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या कभी आता है। सोचिएगा आप, 2 नंबर्स का हम लोग मल्टीप्लाई करें, अगर 2 नंबर्स लें, उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करें, तो विषम संख्या कब प्राप्त होगी? जब वो दोनों की दोनों क्या होंगे, विषम। इसके अलावा और कोई भी स्थिति नहीं होगी जिसमें कि विषम संख्या प्राप्त हो। 2 नंबर्स के गुणनफल में
जो मान प्राप्त हो वो विषम तभी प्राप्त होगा, वो ऑड नंबर तभी प्राप्त होगा जब दोनों के दोनों क्या हो सर, दोनों के दोनों ऑड नंबर हो, दोनों के दोनों विषम हो। हिंदी में लिख देते हैं, दोनों के दोनों क्या हो, विषम हो। ओके, इसके अलावा और कोई परिस्थिति बनेगी? नहीं बनेगी। तो इसकी कितनी परिस्थिति बनी? एक परिस्थिति बनी। तो ये कैसा प्रश्न हो जाएगा? इसकी अपेक्षा भी देखो, ये वाला खुला अंत का प्रश्न बनेगा, ये कैसा प्रश्न हो जाएगा? बंद अंत वाला। अब ऊपर वाली सवाल में आओ, दो संख्याओं का गुणनफल सम संख्या आएगा, तो इस परिस्थिति में क्या करना होता है? सुनिएगा, क्या क्या संबंध, क्या क्या कंडीशन बन सकती है? हो सकता है दोनों सम हो, पहली पॉसिबिलिटी। ये भी हो सकता है कि पहला सम हो और दूसरा क्या हो, विषम। सोच के देखो, एक सम लो एक विषम लो, गुणा करोगे सम ही आएगा, ठीक। और ये भी हो सकता है सर कि पहला विषम हो और दूसरा क्या हो, सम, ठीक। पहला विषम हो दूसरा सम हो, तो इस परिस्थिति में भी उत्तर क्या आएगा? सम। तो बताओ, इसकी अपेक्षा इसके ज्यादा उत्तर मिल रहे हैं, तो बच्चा लोगों को अगर ये सवाल दोगे तो अगर मैं कहूँ कि अगर उसकी सोच का विकास होगा तो इससे होगा ज्यादा, इसमें तो फिक्स उत्तर है, एक को चयन करना होगा। यहाँ तीन अलग अलग, तो उसमें वो सोच सकता है सर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो यहाँ प्रयोग करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक। तो ऐसा हमारा मुक्त अंत वाला प्रश्न हो गया। अब यही चीज को हमें को यहाँ पर अप्लाई करना है, जल्दी से समझ लो। देखो, सम निकालना आसान नहीं होता। क्यों नहीं आसान होता? क्योंकि उसमें कितनी संभावनाएं बन रही हैं? तीन। तो ये कोई नहीं बता सकता कि ये एक्चुअल में किससे गुणा करके आया। जैसे मैं बोलूं कि 20 किन दो संख्याओं का गुणनफल है, तो कोई बच्चा कहेगा सर 10 का गुणा 2 में करो, कोई कहेगा सर 20 का गुणा 1 में करो, कोई कहेगा 5 का गुणा 4 में करो। तो बहुत बहुत संभावनाएं बन जाएंगी, ठीक है। विषम संख्या के लिए ये चीजें कुछ उसकी अपेक्षा फिक्स होती हैं। तो विषम संख्याओं को निकालना आसान होता है अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें बताया विषम गुणनखंड के लिए। तो विषम गुणनखंड निकालना आसान होता है अपेक्षाकृत सम के। तो कभी भी अगर मुझे सम विषम निकालना हो, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, कभी भी मुझे सम और विषम निकालना हो भैया, तो मैं क्या करूंगा? सुनिएगा, सम और विषम अगर हमें कभी निकालना हो तो सबसे पहले हम विषम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? विषम गुणनखंड, क्योंकि आसान होता है, जल्दी से निकल जाएगा। कभी भी पहले तो टोटल गुणनखंड निकालोगे, ये 20 हमारे क्या हैं? कुल गुणनखंड हैं, ठीक। और विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड कैसे मिलेंगे भाई? जो विषम आधार से नंबर मिला हुआ है। विषम आधार मतलब जो ये कट किया है आपने, उससे जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है वो वाला नंबर पकड़ो। तो विषम आधार 3 और 5 था, 3 और 5 विषम आधार है। तो 3 से क्या मिला हुआ है सर? 3 से जो पावर मिली हुई है, ये नीचे देखो 2, और 5 से क्या मिला है? 2। तो इन्हीं दोनों का आपस में गुणा कर लोगे, इन्हीं दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे और ये होगा हमारा ऑड फैक्टर। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। ओके, फिर सम क्या होगा सर? फिर सम गुणनखंड क्या होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे? अगर आपको पता है पूरे 20 हैं, 20 में 4 तो सम हैं, तो विषम कितने हो जाएंगे? 20 माइनस 4। तो 20 में 4 कम हो गया, कितना आ जाएगा? 16। तो सम गुणनखंड कितने हो गए? 16। और विषम गुणनखंड कितने हो गए? 4। ठीक। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये चीज सीखा। एक सवाल आप लोगों के लिए है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कमेंट्स करके उत्तर बताना। 100 के कुल गुणनखंड एवं सम व विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इस चीज का आप कमेंट्स कर देना क्या आएगा। ठीक है, ये प्रीवियस आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है।
अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, सो आज के लिए आप लोगों की क्लास में इतना ही। ठीक है, एक रोज का जो हम लोगों का एक ये कह सकते हो कि आपसे एक ये चीज़ होता है कि भाई आप लोग जो भी वीडियो देखो उसको शेयर करो, जहाँ कहीं भी आप चलाते हो, जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, सो आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।